हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। सभी छात्रों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर रोटेशन वाइज वीडियो अपलोड की जा रही है। इसमें आपको देखने को मिलेगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये सभी जो है आपको रोटेशन वाइज मिलती रहेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। सभी छात्रों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं आधुनिक भारत के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू। इसमें हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है जो परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, इस चैनल पर आपको याद रखिएगा बहुत ही कम समय में बेहतर तैयारी देखने को मिलता है, यानी आपको बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक जो है कंटेंट उपलब्ध कराया जाता है। और याद रखिएगा मेरी वीडियो डेली जो है 11 बजे दिन को आती है। क्लियर? तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सेशन का पहला सवाल है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है जेवी कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। आंसर इज द ऑप्शन ए। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेवी कृपलानी थे। जेवी कृपलानी की बात कर लिया जाए दोस्तों तो ये गांधीवादी, समाजवादी, पर्यावरणविद और स्वतंत्रता सेनानी थे। और इन्होंने, याद रखिएगा, चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी के संपर्क में आए थे। क्लियर? चंपारण आंदोलन की बात कर लिया जाए दोस्तों, कब हुआ था? 1917 में हुआ था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस देशी रियासत को व्यापकता के सिद्धांत के अंतर्गत अधिग्रहित नहीं किया गया था? सतारा, पंजाब, झांसी या करौली? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पंजाब को अधिग्रहित नहीं किया गया था। व्यापकता सिद्धांत की बात कर लिया जाए दोस्तों तो इसकी शुरुआत किसने की थी? डलहौजी ने इसकी शुरुआत की थी। लॉर्ड डलहौजी ने इसकी शुरुआत की थी। इसमें क्या होता था दोस्तों, जब किसी राजा का वैध वारिस नहीं होता था तो उनके संपत्ति को क्या किया जाता था? हड़प लिया जाता था और अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता था। इसके तहत याद कर लीजिएगा, सबसे पहले सतारा को मिलाया गया था। कब मिलाया गया था? 1848 में मिलाया गया था। इसके बाद जयपुर को मिलाया गया। ये कब मिलाया गया? 1849 में मिलाया गया। संबलपुर को भी 1849 में अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था। बघाट को कब मिलाया गया था दोस्तों? बघाट को 1850 में मिलाया गया। उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में और सबसे अंत में नागपुर को मिलाया गया। कब मिलाया गया दोस्तों? 1854 में। ये सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप एक कलम कॉपी लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, व्यापकता सिद्धांत 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख कारण था। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3, डचों द्वारा पहला कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया था? डचों द्वारा
सबसे पहला कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया था? आंसर इज द ऑप्शन बी, मछलीपट्टनम में। क्लियर। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कब हुई थी? 1602 में हुई थी। क्लियर। किस रूप में? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी पहली अस्थायी पोस्टिंग कहाँ थी दोस्तों? इंडोनेशिया में थी। इंडोनेशिया में थी। भारत में 1605 में इन्होंने सबसे पहले मछलीपट्टनम में कारखाना खोला था। उसके बाद 1610 में, याद कर लीजिएगा, 1610 में पुलिकट में कारखाना खुला। 1616 में सूरत में, 1641 में बिमलीपट्टनम में और 1653 में चिनसूरा में, याद कर लीजिएगा, चिनसूरा में इन्होंने कारखाना स्थापित किया था। क्लियर। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किसने भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय के रूप में कार्य किया था? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। लॉर्ड लॉन्गलिथगो, लॉर्ड वेवन, लॉर्ड माउंटबेटन और लॉर्ड वेलिंगटन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लॉर्ड माउंटबेटन ने अंतिम ब्रिटिश वायसराय के रूप में कार्य किया था। लॉर्ड माउंटबेटन की बात कर लिया जाए दोस्तों तो 21 फरवरी, याद कर लीजिएगा, 21 फरवरी 1947 से 15 अगस्त 1947 तक भारत के अंतिम वायसराय थे। जब देश आज़ाद हुआ तो वायसराय का पद यहाँ पर समाप्त कर दिया गया था दोस्तों। वायसराय का पद समाप्त कर दिया था और माउंटबेटन ने 21 जून तक, याद कर लीजिएगा, 21 जून 1948 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। नरबली प्रथा और सती प्रथा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका किस गवर्नर जनरल ने निभाई थी? ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नरबली प्रथा और सती प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने हटाया था? आंसर इज द ऑप्शन ए, लॉर्ड विलियम वेंटिक ने हटाया था। लॉर्ड विलियम वेंटिक भारत के गवर्नर जनरल थे दोस्तों। कब से कब तक थे? 1828 से 1835 तक ये भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। इन्होंने भारत में रहकर काफी सुधार किया था दोस्तों। सामाजिक सुधार, शैक्षणिक सुधार, वित्तीय सुधार, सरकारी सेवा में सुधार, ऐसे अनेक सुधार किए थे। सामाजिक सुधारों की बात कर लिया जाए दोस्तों तो 1829 में, याद कर लीजिएगा, 1829 में इन्होंने सती प्रथा का अंत कर दिया था। किसके साथ मिलकर? राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर। राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर इन्होंने 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया था। 1830 में इन्होंने ठगी प्रथा का उन्मूलन किया था। शैक्षणिक सुधारों में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था जिसे क्या कहा जाता था? मैकाले आयोग कहा गया था और यह शिक्षा पर आधारित था। ठीक है। किस पर आधारित था दोस्तों? शिक्षा पर आधारित था। इन्होंने कोलकाता में 1835 में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। सरकारी सुधारों की बात कर ले दोस्तों तो 1833 में चार्टर एक्ट पारित हुआ था और इसी के तहत जो है बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। क्लियर। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो एक कलम कॉपी लीजिएगा और जरूर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल ने आंदोलन का नेतृत्व किस स्थान से किया था? किस स्थान से किया था दोस्तों? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, लखनऊ से किया था।
बेगम हजरत महल ने लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये किसकी पत्नी थे दोस्तों? अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। वाजिद अली शाह की पत्नी थी। क्लियर? जब अवध के नवाब वाजिद अली शाह की मृत्यु हो जाती है दोस्तों, तो यही कार्यभार संभालती है और याद कर लीजिएगा 1857 के विद्रोह में भाग लेती है, लेकिन यह हार जाती है दोस्तों और अंत में इसे नेपाल में शरण लेना पड़ता है, जहां इसकी मृत्यु जो है 1879 में इसकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों सेशन को एक बार से लाइक जरूर कर दीजिएगा यदि सेशन पसंद आ रहा होगा। ठीक है, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, विनायक दामोदर सावरकर ने लिखी है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कब प्रकाशित हुई थी? 1909 में प्रकाशित की गई थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे दोस्तों। बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? बक्सर की लड़ाई की बात कर लिया जाए दोस्तों तो कब हुई थी? 22 अक्टूबर 1764 को यह लड़ाई होती है। किनके बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ कौन थे दोस्तों? बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउदौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय दूसरी तरफ थे। लेकिन इनकी संयुक्त सेना हार जाती है दोस्तों अंग्रेजों के साथ। इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, हेक्टर मुंद्रो ने किया था। क्लियर? इसमें अंग्रेजों की जीत हो जाती है दोस्तों और इसके बाद जो है पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बांग्लादेश की दीवानी जो है अंग्रेजों के हाथ में चली जाती है, कंपनी के हाथ में चली जाती है। क्लियर? चलिए अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? लॉर्ड कर्जन को किस वर्ष भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था? किस वर्ष लॉर्ड कर्जन को वायसराय नियुक्त किया गया था दोस्तों? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 1899 में। लॉर्ड कर्जन को 1899 में वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया था। किनके बाद इन्होंने वायसराय बने थे दोस्तों? किनके बाद इन्हें वायसराय बनाया गया था? लॉर्ड एल्गिन के बाद। लॉर्ड एल्गिन के बाद ये वायसराय बनते हैं। ठीक है, लेकिन 1905 में इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। दोस्तों याद रखिएगा बंगाल का विभाजन इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पिंगली वेंकैया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारतीय सेना, भारतीय राष्ट्रीय झंडा, भारतीय राष्ट्रीय गान, भारतीय संविधान। दोस्तों पिंगली वेंकैया की बात कर लिया जाए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ये भारतीय राष्ट्रीय झंडे तिरंगा से संबंधित है। दोस्तों याद कर लीजिएगा राष्ट्रीय झंडा तिरंगा को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था दोस्तों? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है राष्ट्रीय ध्वज के तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। इस झंडे को किसने बनाया था दोस्तों? पिंगली वेंकैया ने बनाया था। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, नील दर्पण नामक नाटक किससे संबंधित है? संथाल हुल, नील विद्रोह, पावना दंगे या दक्कन के दंगे। तो किससे संबंधित है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, नील विद्रोह से संबंधित है। नील दर्पण की बात कर लिया जाए दोस्तों, ये बंगाली नाटक है। ठीक है, बंगाली नाटक है। किसके द्वारा लिखा गया था? दीनबंधु मित्रा के द्वारा लिखा गया था। दीनबंधु
मित्रा के द्वारा लिखा गया था। यह पुस्तक जो है कब प्रकाशित हुई थी? 1860 में प्रकाशित हुई थी। इसमें जो है फरवरी मार्च 1859 के हुए नील विद्रोह का वर्णन किया गया है। और यह पुस्तक जो है खेती करने वाले काश्तकारों की दयनीय स्थिति को दर्शाया गया है इसमें। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग कर लेंगे दोस्तों। राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? कब गाया गया था दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। क्लियर? भारतीय राष्ट्रीय गान जो है जन गण मन कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था दोस्तों। कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को यह गाया गया था कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। क्लियर? दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय गान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया था। इसे किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है, तो याद कर लीजिएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित नेताओं में से किसने कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? नाना साहब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खां या उपयुक्त सभी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इन सभी ने कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला सवाल हम लोग करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14। बंगाल के विभाजन को किसने रद्द किया था? बंगाल के विभाजन को किसने रद्द किया था? दोस्तों याद कर लीजिएगा बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा होती है और लागू कब होती है? 16 अक्टूबर 1905 को। क्लियर? किसके समय में बता चुका हूं दोस्तों, लॉर्ड कर्जन के समय में। क्लियर? लेकिन 1911 में इसे रद्द कर दिया जाता है। किसके काल में? लॉर्ड हार्डिंग के काल में इसे रद्द कर दिया जाता है। तो बंगाल के विभाजन को किसने रद्द किया था दोस्तों? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज लॉर्ड हार्डिंग ने रद्द कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 15। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, इनमें से कोई नहीं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था दोस्तों? मूल नाम इनका मूल शंकर था। मूल शंकर इसका प्रारंभिक नाम था। इनका जन्म कब हुआ था? 12 फरवरी 1824 को हुआ था। कहाँ? गुजरात में हुआ था। क्लियर? गुजरात में हुआ था। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। कहाँ की थी दोस्तों? मुंबई में की थी। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? मुंबई में की थी। और ये संस्कृत और वेद के विद्वान थे। इन्होंने वेदों की छपाई के लिए संरक्षण प्रदान किया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। भारत आने वाले पहले अंग्रेज जहाज का क्या नाम था? एलिजाबेथ, टाइटैनिक, रेड ड्रैगन, मेफ्लावर। ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत आने वाले पहले अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था? रेड ड्रैगन था। भारत में आने वाला पहला जहाज कौन था दोस्तों? रेड ड्रैगन था। क्लियर? यह अंग्रेजी जहाज 1608 में भारत आया था। इसे लेकर किसने आया था? कैप्टन हॉकिंस ने इसे लाया था। हॉकिंस पहले अंग्रेज व्यक्ति थे दोस्तों जिन्होंने समुद्री मार्ग से भारत की यात्रा की थी। क्लियर? चलिए अगला सवाल का आंसर कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 17, वर्ष 1907 में सर कर्जन वायली की हत्या लंदन में किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मदन लाल धिंगरा ने की थी। कब की थी दोस्तों? 1 जुलाई 1909 को की थी। क्लियर? 17 अगस्त को याद रखिएगा, 17 अगस्त 1909 को इसे फांसी दी गई थी। और वे किस संगठन से संबंधित थे? इंडिया हाउस से संबंधित थे। इंडिया हाउस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है दोस्तों? मोपला विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? कश्मीर, केरल, ओडिशा, असम। मोपला विद्रोह का संबंध किससे है? आंसर इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज केरल से है। मोपला विद्रोह की बात कर लिया दोस्तों, कब हुआ था? 1921 में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। मोपला कौन थे दोस्तों? मुसलमान थे। मोपला कौन थे? मुसलमान थे। क्लियर? और याद रख लीजिएगा दोस्तों, यह खिलाफत आंदोलन का हिस्सा था, जो कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में हुआ था। क्लियर? धीरे धीरे यह दोस्तों यह विद्रोह जो है सांप्रदायिक बन जाता है, सांप्रदायिक बन जाता है और अंत में यह हिंदू विरोधी बन जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19। दोस्तों यहां बहुत कम समय में हम लोग यहां 25 प्रश्नों को कवर कर रहे हैं, तो फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा। महात्मा गांधी को केवल एक कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। उन्हें किस अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? आपको यहां पर आंसर करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इन्हें बेलगाम अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। ये कौन सा अधिवेशन था दोस्तों? 39वां अधिवेशन था। कब हुआ था? 1924 में हुआ था। बेलगाम किस राज्य में है दोस्तों? कर्नाटक में है। क्लियर? और इसके बाद महात्मा गांधी जो है किसी भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया था? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत बनाया गया था? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। और समस्त वित्तीय शक्तियां और प्रशासनिक शक्तियां, कैसी शक्तियां? वित्तीय शक्तियां और प्रशासनिक शक्तियां जो है गवर्नर जनरल को सौंप दिया गया था। अगला सवाल हम लोग करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21। श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी किसने लगाया था? हैदर अली, टीपू सुल्तान, चिनखिलीज खां या मुर्शिद कुली खां? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। टीपू सुल्तान ने लगाया था। कब लगाया था? 1794 में लगाया था। उन्होंने, याद कर लीजिएगा, जैकोबिन क्लब के सदस्य बने थे। क्लियर? जैकोबिन क्लब कहाँ का संगठन था दोस्तों? फ्रांस का एक संगठन था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। भारत में द्वैध शासन का सिद्धांत ब्रिटिश सरकार द्वारा किस अधिनियम के माध्यम से पेश किया गया था? आंसर इज ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से पेश किया गया था। इसे याद कर लीजिएगा दोस्तों, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। क्लियर? इस अधिनियम ने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत की थी। प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत की थी। क्लियर? और इसी अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग, याद कर लीजिएगा दोस्तों, पब्लिक से सर्विस कमीशन की स्थापना की थी। लोक सेवा आयोग की स्थापना
की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 1926 में। क्वेश्चन नंबर 23, सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किस स्थान पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अजमेर में स्थित है। क्लियर? मोइनुद्दीन चिश्ती की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो जन्म कहाँ हुआ था? जन्म पर्सिया में हुआ था। ठीक है, पर्सिया का वर्तमान नाम क्या है दोस्तों? ईरान। क्लियर? 1236 में मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु हो जाती है और इसका जो है दरगाह कहां पर है? दरगाह अजमेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, लाला लाजपत राय ने की थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी और इसकी पहली अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। इस सेशन का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों, पलासी की लड़ाई का स्थान पलासी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, पश्चिम बंगाल में स्थित है। पलासी की लड़ाई की बात कर लिया जाए दोस्तों, कब हुई थी? 23 जून 1757 को यह लड़ाई होती है। किनकी भी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। बंगाल के नवाब और सिराजुद्दौला के बीच यह युद्ध हुआ था। कंपनी का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? क्लाइव ने किया था। दूसरी तरफ सिराजुद्दौला की तरफ से कौन कौन लड़ रहे थे दोस्तों? मीर जाफर, जगत सेठ। लेकिन याद कर लीजिएगा दोस्तों, मीर जाफर जो है इस युद्ध में सिराजुद्दौला को धोखा दे देता है या अंग्रेजों की तरफ से जा मिलता है। इसी कारण जो है सिराजुद्दौला यह युद्ध हार जाता है और इसी युद्ध के फौरन बाद जो है दोस्तों मीर जाफर का पुत्र जो है मीरन जो है सिराजुद्दौला की हत्या कर देता है। क्लियर? चलिए दोस्तों, आधुनिक भारत का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा दोस्तों। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक लिए जय हिंद, धन्यवाद।